Right there. So let us start with the third part now. Hmm. Hmm. Seems fine. ओके सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, लेट अस ट्राई टू समराइज इट. सबसे पहले हमने पढ़ा इम्प्रेशन, वाई क्यों लेना है. फिर हमने पढ़े रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड इम्प्रेशन. फिर रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड इम्प्रेशन पढ़ने के बाद में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रेशंस, जिसमें हमने डिस्कस करा रिजिड वर्सेस इलास्टिक एंड रिवर्सिबल वर्सेस इरेवर्सिबल. उसके बाद में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इलास्टोमेरिक मटेरियल्स. हमने इलास्टोमेरिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन शुरू करी. सबसे पहले हमने पढ़ा पॉलीसल्फाइड के बारे में, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सी सिलिकॉन के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा ए सिलिकॉन के बारे में जो कि सबसे बढ़िया लगा हमें इन सब में. एंड देन वी स्टडीड अबाउट पॉलीईथर इम्प्रेशन मटेरियल जो कि अपनी हाइड्रोफिलोसिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी बहुत आता है. पता नहीं क्या है, इतना शोर मचाती है ना ये दुनिया. ठीक है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू मेक impressions using elastomeric materials. How to make impressions using elastomeric materials. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. वी नीड टू प्रिपेयर अ ट्रे. सबसे पहले एक ट्रे होनी चाहिए ताकि हम इंप्रेशन ले पाए. उसके बाद में वी नीड टू मैनेज द टिश्यूज. जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे जितना भी हाइड्रोफिलिक हो जाए एडिशन सिलिकॉन, हमें फील्ड को ड्राई करना ही पड़ता है. अब हम कोई इंप्रेशन ले रहे हैं तो हमारा जो टूथ प्रिपरेशन है, जो हमने क्राउन के लिए कटिंग करी है, जैसा मैंने बताया था कि क्राउन फिट करने के लिए हमें पहले दांत को ट्रिम करना होता है. उसमें फिनिश लाइन नाम की चीज़ बनती है. क्या होता है कि इफ दिस इज योर टूथ, आइडियली ट्रिम होने के बाद में दिस इज द टूथ दैट रिमेन्स, है ना. मतलब ऑब्वियसली इतना छोटा नहीं हो जाता, बट दिस इज समथिंग नोन एज योर फिनिश लाइन. मतलब इसके ऊपर आपकी कैप जो है वो सीट करेगी. अब ये फिनिश लाइन के आसपास में जिंजाइवा है. ये फिनिश लाइन या तो जिंजाइवा से ऊपर हो सकती है या जिंजाइवल के बराबर हो सकती है या उससे भी नीचे हो सकती है. नीचे में हम बोलते हैं सब जिंजाइवल, ऊपर है तो सुप्रा जिंजाइवल एंड इक्वी जिंजाइवल अगर वो सेम है तो. अब जब ये नीचे है और मुझे अपने इंप्रेशन मटेरियल से इसे रिकॉर्ड करना है तो मुझे कुछ तो ऐसा चाहिए ना जो जिंजाइवा और टूथ के बीच में आकर के स्पेस प्रोवाइड करे, सो दैट ये मेरा इंप्रेशन, ये मेरा टूथ है फिनिश लाइन के साथ, और यहाँ पे मेरा जिंजाइवा आ गया और इसके बीच में हमारा कुछ आ गया मटेरियल जिसकी वजह से हम इसको अब अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे. ये कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ टिश्यूज. आफ्टर मैनेजिंग द टिश्यू वी नीड टू प्रिपेयर द मटेरियल. अब जिस मटेरियल से हमें इंप्रेशन लेना है हम उसको प्रिपेयर करेंगे. देन वी विल मेक द इंप्रेशन एक्चुअली. उसके बाद हम उस इंप्रेशन को रिमूव करेंगे, मुंह से रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद में वी विल प्रिपेयर कास्ट या तो डाई. अब देख रहे हो कितने ज्यादा ये स्टेप्स हैं और क्यों मैंने इनको एक एक लिखा है, बिकॉज हर एक स्टेप का कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इंप्रेशन ट्रे फर्स्ट. इंप्रेशन ट्रेस. इंप्रेशन ट्रेस जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, स्टॉक ट्रे और कस्टम ट्रे. स्टॉक ट्रे होती है जो स्टॉक बनी है, मतलब कि बेस्ड ऑन यूजुअल आर्च फॉर्म, आर्च शेप एंड आर्च साइज जो अवेलेबल है मार्केट में. कस्टम ट्रे मतलब कस्टम फॉर द पेशेंट. अच्छा आप बताओ मुझे, अच्छा इन दी चैट मुझे चैट पे आंसर चाहिए एंड ऑल दोज वर सीइंग, आप भी सोचिए स्टॉक ट्रे बेटर है या कस्टम ट्रे बेटर है.
अभी मत करना आंसर, रुक जाओ, जब मैं पूरी डिस्कशन कर लूंगा उसके बाद बताना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ट्रे और कस्टम ट्रे दो टाइप की होती है। एक बात को ध्यान रखना, मटेरियल मोर, डिस्टॉर्शन मोर। पहले तो ये बात को एक प्रिंसिपल बना लो, रूल बना लो। जितना ज्यादा मटेरियल होगा उतना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी, उतना ज्यादा बाय प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज्यादा वेट होगा और उतना लेस इलास्टिक होएगा। तो चांसेस ऑफ डिस्टॉर्शन विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब जो हमारी स्टॉक ट्रे होती है वो तो स्टॉक है, पर जो कस्टम ट्रे होती है वो इस तरीके से बनती है कि देयर इज मिनिमल एरिया लेफ्ट फॉर इम्प्रेशन मटेरियल। मतलब कि मैंने पेशेंट का पहले एक प्राइमरी इंप्रेशन ले लिया स्टॉक ट्रे से, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग मैंने एक खुद की ट्रे बनाई, कस्टम ट्रे, कोल्ड क्योर से। अब ये जो ट्रे बनी है, दिस इज योर कस्टम ट्रे। और ये जो कस्टम ट्रे है ये इस तरीके से बनी है कि इसमें हमने वैक्स का स्पेसर लगाया था और उतनी ही स्पेस दी थी जितना मटेरियल हमें चाहिए। स्टॉक ट्रे में तो कितना भी भर सकते हैं हम, पर कस्टम ट्रे में कम भरेगा। तो अब आप बताओ कौन सा बेटर है, स्टॉक ट्रे बेटर या कस्टम ट्रे बेटर? क्या बात है, एकदम एक बारी में आंसर आया, गुड, वेरी गुड। मतलब कंसेप्ट तो क्लियर है, कस्टम ट्रे इज बेटर। देखो इसमें भी आई विल से दैट स्पेशली फॉर पॉलीसल्फाइड तो बहुत ज्यादा जरूरी है दैट यू नीड टू हैव अ कस्टम ट्रे। एक तरीके से मैंडेटरी ही समझ लो। फॉर ए सिलिकॉन एंड पॉलीईथर not much of a requirement. Why so? Because see, more stiff material जो है ये दोनों, ये ज़्यादा stiff हैं, तो इसलिए इनमें वैसे ही डिस्टॉर्शन थोड़ी कम होती है, डिस्टॉर्शन थोड़ी कम ही रहती है। एक सिचुएशन में अवॉइड कस्टम ट्रे, सिवियर अंडरकट्स। एक तरफ तो ये दांत है और एक तरफ ये दांत है, हमने एक इमेजिनरी लाइन बनानी है जो कि एज अ टेंजेंट हो। इसमें अंडरकट का एरिया सिर्फ इतना है, इसमें अंडरकट का एरिया इतना ज़्यादा है। अब अगर मैंने कस्टम ट्रे बनाई तो इस एरिया में तो कस्टम ट्रे ऐसे आ जाएगी, इस एरिया में मेरी कस्टम ट्रे भी ऐसी बनेगी थोड़ी सी। तो क्या होगा, मिनिमल एरिया फॉर मटेरियल प्लस में सिवियर अंडरकट्स, तो रिमूवल बिकम्स डिफिकल्ट। तो रिमूवल काइंड ऑफ बिकम्स डिफिकल्ट, रिमूवल जो है हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सो इन केसेस ऑफ सिवियर अंडरकट्स वी नीड टू अवॉइड अ कस्टम ट्रे, क्योंकि वहां हमें मटेरियल का बल्क चाहिए ताकि वो इलास्टिकली बाहर निकल के वापस अपनी शेप में वापस आ पाए, और अंडरकट से निकालना भी मुश्किल है। फिर एक चीज आती है बच्चों, ट्रे अडेसिव। ट्रे अडेसिव क्या होता है? देखो जो आपका इलास्टोमर है ना, वो स्टिक नहीं होता है ढंग से ट्रे पे या कोल्ड क्योर पे। अगर वो स्टिक नहीं हुआ तो क्या होगा, वो ट्रे से हट सकता है, आपका इंप्रेशन ट्रे से हट गया तो खत्म सब, आपका इंप्रेशन एक्यूरेट ही नहीं। सो वी मेक यूज ऑफ ट्रे अडेसिव्स फॉर दैट। हम क्या करते हैं, वी टेक द ट्रे, वी कोट ट्रे अडेसिव एंड देन वी लेट इट ड्राई। आपने फोर्सफुली ट्राई नहीं करना, फूक मार मार के या एयर सिरिंज मार के, लेट इट ड्राई नॉर्मली एंड देन आप ट्रे एडेसिव यूज करते हो।
देखो, जैसे आपका ये हो गया रिलेशनशिप, हो गया रिलेशनशिप के अंदर में इफ़ यू वांट द थिंग्स टू ग्रो फास्ट, आपको डेली मिलना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा चिपकू बनना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। हाँ, वो लॉन्ग टर्म वाली बात अलग है, लॉन्ग टर्म में एलडीआर हो जाता है तो चलता भी है, बट इस केस में हमें ज़्यादा चिपकू होना पड़ेगा। तो ये चिपकू की तरह ही ऐसे ही ट्रे एडेसिव है। अगर आप चाहते हो आपका काम अच्छे से हो, इम्प्रेशन मटेरियल जो है, जो इम्प्रेशन है वो एकदम एक्यूरेट रहे, आपको ट्रे एडेसिव लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग ऑन आवर बकेट लिस्ट टुडे इज टिश्यू मैनेजमेंट। दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। फॉर फिनिश लाइन जिंजाइवल डिस्प्लेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट। जैसा मैंने बताया, फिनिश लाइन होती है, फिनिश लाइन अगर उसको हमें एक्यूरेट रिकॉर्ड करना है इम्प्रेशन के अंदर, सो वी विल बी रिक्वायरिंग समथिंग नोन एज जिंजाइवल डिस्प्लेसमेंट। जिंजाइवल डिस्प्लेसमेंट एनीवेज, रूल्स आर रूल्स। लेक्चर के टाइम पे मोबाइल नहीं उठाएंगे। सो जिंजाइवल डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। पहला तो हो गया जिंजाइवल डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्यूरेट फिनिश लाइन। दूसरा हो गया जिंजाइवल हेमरेज, कंट्रोल करनी है तो, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होगी तो प्रॉब्लम है, इंप्रेशन अच्छे से नहीं आ पाएगा एंड फील्ड कैन नॉट बी लेबल्ड एज अ ड्राई फील्ड, क्योंकि हमें तो ड्राई फील्ड चाहिए। थर्डली, जैसा मैंने बताया, जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड, सर्कुलर फ्लूइड नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। तो इसीलिए वी कैन मेक यूज ऑफ टिश्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रिट्रैक्शन कॉर्ड। रिट्रैक्शन कॉर्ड क्या होती है बच्चों? ये एक ऐसे ना थ्रेड होता है जिसको हम ना सल्कस के अराउंड पैक कर देते हैं। कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये दांत पहले ऐसे था और इसके अराउंड में ये हमारा सल्कस था लेटस से। अब मैंने इस दांत की ट्रिमिंग कर दी, ठीक है, दांत की ट्रिमिंग कर दी और ऊपर वाला जो एरिया है वो मैंने हटा दिया। अब ये मेरी फिनिश लाइन तो इसके नीचे जा रही है, तो मैं इसको कैसे लूंगा? मैं यहां पर लगा दूंगा एक रिट्रैक्शन कॉर्ड, और अब हमारा सल्कस जो है वो पुश हो गया। और जब मैं इसका इंप्रेशन ले रहा हूँगा तो मैं फटाफट से इस कॉर्ड को रिमूव करते ही अपने इंप्रेशन मटेरियल को, जो कि मेरा लाइट बॉडी वाला इंप्रेशन मटेरियल है, लो विस्कोसिटी वाला है, उसको फ्लो करवा दूंगा। तो अब मेरा सल्कस तो खुला का खुला रह गया और अब मेरा जो इंप्रेशन मटेरियल है वो यहाँ तक पूरा अच्छे से फ्लो करके पूरी रिकॉर्डिंग ले आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों ज़रूरी है रिट्रैक्शन कॉर्ड इंप्रेशन लेने के लिए? और अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी फिनिश लाइन ही नहीं आएगी और आपके क्राउन ही फिट नहीं होंगे, है ना। ये चीज़ हो जाती है। सो दैट इज हाउ यू रिकॉर्ड इट यूजिंग रिट्रैक्शन कॉर्ड। अब बच्चों देखो, जो रिट्रैक्शन कॉर्ड होती है, हम उसमें या तो एक कॉर्ड लगा सकते हैं और 2 कॉर्ड्स प्लेस कर सकते हैं फॉर 5 मिनट्स मिनिमम 5 मिनट के लिए हमें वो लगानी पड़ती है। दूसरा, डबल कॉर्ड अगर हम प्लेस कर रहे हैं, अगर हम डबल कॉर्ड लगा रहे हैं
तो बेस पे तो हम लगाते हैं थिन कॉर्ड और टॉप पे लगाते हैं हम थिक कॉर्ड। अलग अलग साइज आते हैं कॉर्ड के, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो। सिंगल जीरो जो है वो थिक होती है, ट्रिपल जीरो जो है वो थिन होती है। ठीक है, ऐसे लेबलिंग होती है इनकी। और डबल कॉर्ड ना हम यूजुअली कब करते हैं, व्हेन फिनिश लाइन बिलो और इक्वल टू जिंजाइवल मार्जिन। और सिंगल कॉर्ड कब करते हैं, when finish line is at or above gingival margin, at or above gingival margin। ठीक है, फिर ना ये तो हो गई कॉर्ड की प्लेसमेंट। हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि टिश्यू मैनेजमेंट करनी जरूरी है, हमने डिस्कस करा वो करने के लिए रिट्रैक्शन कॉर्ड आती है, हमने ये भी डिस्कस करा कि क्यों करनी जरूरी है। फिर हमने डिस्कस करा दो टाइप की, या तो डबल कॉर्ड लगाओ या सिंगल कॉर्ड लगाओ। हमने ये पढ़ा डबल कॉर्ड कब लगानी है, जब जिंजाइवल मार्जिन से नीचे हो। हमने ये पढ़ा सिंगल कॉर्ड कब लगानी है, जब सिंगल या जिंजाइवल मार्जिन के इक्वल हो या ऊपर हो। अब एक और चीज आती है, इम्प्रेग्नेटेड कॉर्ड। हमने पढ़ा कि भाई हमें ब्लीडिंग भी कंट्रोल करनी है ना, तो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए आती है इम्प्रेग्नेटेड कॉर्ड। इसमें क्या होता है, हीमोस्टैटिक एजेंट लगा होता है आपके कॉर्ड के ऊपर। तो जैसे आप इसे पैक करते हो वो वहां पे कंस्ट्रिक्शन करा देता है, ब्लीडिंग रोक देता है, जैसे कि एड्रेनालिन लगा होता है। बट इट मस्ट बी यूज्ड विद कॉशन इन सीवीएस पेशेंट। कोई हार्ट पेशेंट है उसके अंदर हमें सोच करके यूज करनी पड़ेगी, वरना वही एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि एड्रेनालिन का होता है लो पीएच। लो पीएच क्या कर सकता है, आगे जाकर टेंटीन सेंसिटिविटी कर सकता है, तो इसलिए बहुत सोच करके करना पड़ता है। ठीक है, ये चीजें भी जो यूज करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। एवरीथिंग इज अ लॉजिक इन प्रोसेस डीएम, बोथ ऑफ द थिंग्स। ठीक है, चलो अब हमने टिश्यू मैनेजमेंट भी समझ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैनिपुलेशन ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स। ये कैसे करनी है, तरीका है इसका भी एक स्टैंडर्डाइज्ड, मिनट कोई डाउट तो नहीं आया। ठीक है, सो मैनिपुलेशन ऑफ इंप्रेशन मटेरियल। एक तो तरीका है हैंड मिक्सिंग, हाथ की सफाई। एक है स्टैटिक मिक्सिंग, मटेरियल हिल ही नहीं रहा है, बस मिक्स हो रहा है अपने आप। एक होती है डायनामिक मिक्सिंग। स्टैटिक मिक्सिंग, हैंड मिक्सिंग और डायनामिक मिक्सिंग। जैसे अगर मैं हैंड मिक्सिंग की बात करूं तो हम क्या करते हैं भाई, या तो हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल जो इलास्टोमर है वो ट्यूब्स में आएगा, या तो वो पट्टी की फॉर्म में आएगा, क्ले की फॉर्म में जिसमें स्कूप होगा, या तो वो बोथ आएगा। मतलब एक कंपोनेंट जो है वो पट्टी होगा और एक कंपोनेंट जो है वो ट्यूब होगा। अगर ट्यूब्स ले रहे हो तो सेम लेंथ निकालते हैं, क्योंकि सेम लेंथ निकालनी है, बाकी तो बोर साइज ट्यूब का ऐसा होता है कि एडजस्ट हो ही जाता है। और इसको हमें ग्लास स्लैब पे डालना है और कैटलिस्ट, फिर हमने क्या करना है, आपका स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला लेना है, सीमेंट स्पैचुला ले सकते हो, और उससे you need to pick up the reactor। कैटलिस्ट नहीं लिखना है, रिएक्टर को पिकअप करना है, उसको बेस के ऊपर लाना है और मिक्सिंग शुरू कर देनी है ऑन द बेस, एंड देन मिक्स करनी है until no color streaks visible।
जैसे ये हो गया, पिकअप, फर्दर मिक्स, पूरा कलेक्ट करोगे फिर डालोगे फिर मिक्सिंग करोगे। समझ गए? अब अगर एक कंपोनेंट लिक्विड है और एक पट्टी है तो आपको एक ग्रेजुएटेड पैड यूज करनी है। बेस जो कि अगर पट्टी है तो उसकी एक लेंथ बनानी है और साइड में रिएक्टर की ड्रॉप्स डालनी है एज पर लेंथ डिस्पेंस्ड। मतलब जितनी लेंथ आप, ग्रेजुएटेड पैड का मतलब है कि उस पर मेजरिंग होगी। ये आपकी अगर पैड है तो इस पर ऐसे पूरे मेजरमेंट्स लिखे होंगे। तो आपने पहले पट्टी को ऐसे रोल कर करके उसका एक ऐसे ऐसे लंबी रोप बना लेनी और फिर आप कैटलिस्ट की ड्रॉप्स यहाँ पे डालोगे जब तक ये सेम लेंथ की ना हो जाए और फिर मिक्स करोगे। दैट इज आइडली सूटेड इन सच केसेस। अगर दोनों पट्टी हैं तो एक हाथ में आप लोगे बेस, एक हाथ में लोगे आप रिएक्टर वाली पट्टी, एक एक स्कूप सेम कॉम्पोजिशन मिक्स करके नीडिंग मोशन करोगे। नीडिंग मोशन मतलब पता है? नीडिंग मोशन मतलब पहले ऐसे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे करते रहोगे जैसे इंप्रेशन कंपाउंड की करते हैं। नेक्स्ट वी कम ऑन टू अनदर मेथड विच इज स्टैटिक मिक्सिंग। स्टैटिक मिक्सिंग में रिक्वायरमेंट इज टू फ्लूइड मटेरियल्स। कोई पट्टी मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो तय होगी कि अगर कोई भी पट्टी मटेरियल है तो वो हैंड मिक्सिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब आता है स्टैटिक मटेरियल। स्टैटिक मटेरियल में हमें चाहिए बंदूक, गन, और एक चाहिए हमें 2 सिलेंडर कार्ट्रिज, और एक हमें चाहिए मिक्सिंग टिप। सबकी फोटोज दिखाऊंगा बाद में एक लेक्चर में। ये बंदूक होती है, इसमें होता है प्लंजर, और ये होती है यहाँ पे ऐसे आप दबाते हो इसको। 2 सिलेंडर की कार्ट्रिज आती है, इसमें आगे एक टिप होती है, एक ऐसे होती है, एक ऐसे ट्यूब होती है। इसमें होता है बेस, इसमें होता है रिएक्टर, और एक आती है मिक्सिंग टिप। इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इसके आगे लगती है और ये पूरी की पूरी असेंबली इसके अंदर लग जाती है और फिर आप इससे डिस्पेंस कर देते हो इजीली। ठीक है, देखो मिक्सिंग टिप क्या है। मिक्सिंग टिप इज एक ना सिलेंड्रिकल हाउसिंग होती है, सिलेंड्रिकल हाउसिंग, जिसके अंदर विद इन इट देयर आर सीरीज ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेलिकल टर्न्स, और ये 180 डिग्रीज पे होते हैं। 180 डिग्री हेलाइसिस होते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये एक सिलेंड्रिकल हाउसिंग के अंदर होते हैं, जिसकी फोटो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जा करके। वरना अगर आप चाहते हो तो अभी आप गूगल भी कर सकते हो उसको, वरना वेट कर लो थोड़ा सा, तो मैं एक वीडियो में दिखा दूंगा। सारी की सारी चीज़ें बुक में से डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे। ये इस तरीके से होता है कि लीडिंग एज ऑफ वन इज परपेंडिकुलर टू ट्रेलिंग एज ऑफ अदर। एक समझ लो कि अगर मैं एलिमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो एक एलिमेंट वर्ड में एक होती है लीडिंग एज और एक होती है ट्रेलिंग एज। ठीक है, ये जैसे हो गई लीडिंग एज, तो जो ट्रेलिंग एज होगी वो ये हो गई, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा। फिर जो अगली लीडिंग एज होगी और फिर एक अगली ट्रेलिंग एज आएगी, इनके बीच में भी 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल होगा। ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट
2। अब देखो क्या होगा, जैसे सबसे पहले मटेरियल आया, हमने गन का प्लंजर दबाया और मटेरियल गया फर्स्ट एलिमेंट पे, पहले एलिमेंट पे, यानी कि आई कैन से कि उसकी भी फर्स्ट लीडिंग एज पे गया। अब यहां से क्या होगा, मटेरियल के दो पार्ट्स बढ़ जाएंगे, फर्स्ट स्ट्रीम और सेकेंड स्ट्रीम, जिसमें कि 50% बेस है और 50% रिएक्टर है। इसमें भी 50% बेस है और 50% रिएक्टर है। अब ये लेंगे मिल करके 180 डिग्री टर्न। 180 डिग्री टर्न लेने के बाद में आ जाएगी सेकेंड एलिमेंट। इसमें क्या होगा, एक सब स्ट्रीम बनेगी, एक और सब स्ट्रीम बनेगी, दो, मतलब एक स्ट्रीम में से दो बन गई और इस स्ट्रीम में से दो और बन गई, 1 और 2, तो टोटल 4 स्ट्रीम्स हो गई। ऐसे ये चलता चला जाएगा आगे जा जाके जब तक इतनी सारी सब स्ट्रीम्स बन जाएंगी कि वो आपस में ही मटेरियल मिक्स हो जाएगा। दिस इज नोन एज फ्लो डिवीजन। दिस इज नोन एज फ्लो डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, फ्लो डिवीजन। So we can also derive a formula out of it. After flowing through n number of elements, the number of layers in the stream material, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, स्ट्रीम मटेरियल इंक्रीजेस टू 2⁻n। जो हमारी मिक्सिंग टिप्स होती हैं मोस्ट कॉमनली, उनके अंदर लगभग 11 और 12 एलिमेंट्स होते हैं। तो कितनी सारी स्ट्रीम्स होंगी, 2048 और 4096 स्ट्राइएशंस बन जाएंगे। इतना बढ़िया मिक्सिंग होगा। ये ज़्यादा यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, ये थोड़ी कम यूनिफॉर्म मिक्सिंग है, ये बात को ध्यान रखना। तो मिक्सिंग कैसे हो रही है, एक तो मिक्सिंग होती है बिकॉज ऑफ द टिप एंड ऑल्सो इट इज बिकॉज ऑफ द रेडियल मोशन, क्योंकि हमारे जो लीडिंग एज है और ट्रेलिंग एज है वो स्ट्रेट थोड़ी है, वो भी तो 180 डिग्री बाउंड कर रहे हैं। तो एक तो मिक्सिंग हो रही है सब स्ट्रीम बन के, और वो सब स्ट्रीम भी 180 डिग्री टर्न होते जा रही है, तो वो स्ट्रीम्स का और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एडवांटेजेस क्या होगा इस टेक्निक के, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एज वेल। एडवांटेजेस तो ये हो गए कि सिंस नो मैकेनिकल मिक्सिंग, यहाँ पे हम मैकेनिकल मिक्सिंग तो कर ही नहीं रहे, तो मैकेनिकल मिक्सिंग ना करने की वजह से यहाँ पे एयर इंट्रैपमेंट नहीं हो रही, एयर इंट्रैपमेंट नहीं हो रही है। एक तो मिक्सिंग टाइम रिड्यूस हो गया, तो एक्चुअली हम पेशेंट के मुंह के अंदर जल्दी से मटेरियल ले जा पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया सेट हो रहा है। मिक्सिंग टाइम रिड्यूस हो गया, यूनिफॉर्मिटी मिल गई। कहाँ हम सिर्फ कलर स्ट्रीक्स देख रहे थे ग्लास स्लैब पे कि कलर स्ट्रीक नहीं आई तो मतलब यूनिफॉर्म मिक्स हो गया, हो सकता है आई भी हो अंदर, हमें ना दिखी हो। फ्यूअर पॉसिबिलिटीज ऑफ कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन भी रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आप स्पैचुला यूज नहीं कर रहे। कभी कभार क्या होता है, स्पैचुला साफ नहीं होता है तो आप उसी से मिक्स कर देते हो जल्दबाजी में एंड फिर प्रॉब्लम होती है। नाउ कमिंग ऑन टू डायनामिक मिक्सिंग। डायनामिक मिक्सिंग ना ये बहुत बढ़िया चीज़ है एक्चुअली ना, 3M करके कंपनी है, 3M करके कंपनी है, इसने ना अपना एक पेंटामिक्स सिस्टम निकाला था, उसकी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। चेयर साइड यूनिट होती है बड़ी सी, बड़ी सी चेयर साइड यूनिट होती है, हमारे डिपार्टमेंट में भी यही है, बट आई हैवंट सीन एनीबडी यूजिंग इट टिल नाउ। ठीक है, ये बेस में रखी होती है और इसके आगे ना एक बड़ी सी ऐसे टिप निकल रही होती है। इसके अंदर ना हम पॉली ईथर मिक्स करते हैं, पॉली ईथर मिक्स करते हैं हम। इसमें पॉली ईथर की कार्ट्रिज आती है, वो लोड करते हैं और फिर ये मशीन अपने आप मिक्स करती है। मैं बताता हूँ कैसे करती है ये मिक्स। तो मोटर ड्रिवन पैरेलल प्लंजेस आर यूज्ड। जो प्लंजर्स होते हैं ना, जो बंदूक के अंदर में
हम क्या कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे और वो प्लंजर जो है वो अंदर जा रहे थे। यहाँ पे मोटर ड्रिवन है, वो मोटर ड्रिवन प्लंजर है। तो मोटर ड्रिवन प्लंजर होने की वजह से यहाँ पर हमारे हाथ की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो हो गई। प्लस में एक इम्पेलर नाम की चीज होती है, एक इम्पेलर इज यूज्ड इनसाइड द टिप, impeller is used inside the tip and it mixes the material and amount of material retained in the tip is slightly greater than the static mixing। मतलब कि वो सब तो छोड़ो, वो पॉइंट ऐसे ही है। उसका ये मतलब है कि जो स्टैटिक मिक्सिंग में हम गन से प्रेस करते हैं और जो मटेरियल अंदर टिप के रह जाता है वो रह ही जाता है, पर यहाँ पर क्योंकि मोटर ड्रिवन एक टिप है तो मटेरियल थोड़ा सा और ज़्यादा जो है रह जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है। रीज़न क्या है ये कुछ कहीं मेंशन नहीं है फिलिप्स में, बट ये स्टेटमेंट का भी इतना रेलिवेंस नहीं है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर पॉली ईथर एंड ए सिलिकॉन, इट इज़ यूज्ड फॉर पॉली ईथर एंड एडिशन सिलिकॉन। मैं ट्राई करता हूँ, फाइल भी यूजिंग इन वन ऑफ द केसेस इन माय डिपार्टमेंट, तो मैं इसका भी ज़रूर डालूंगा इंस्टाग्राम पे। अब नेक्स्ट 1 मिनट, नेक्स्ट हमारे पास है मेकिंग एन इम्प्रेशन। नेक्स्ट वी हैव, अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने ट्रे प्रिपरेशन सीख लिया, हमने टिश्यू मैनेजमेंट सीख लिया, हमने मटेरियल मिक्सिंग सीख ली। अब वी विल बी मेकिंग द इम्प्रेशन, वी विल बी मेकिंग द इम्प्रेशन। नाउ मेकिंग द इम्प्रेशन, इसमें काफी सारी टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक जो मैं डिस्कस कर रहा हूं मल्टीपल मिक्स टेक्निक है, मल्टीपल मिक्स टेक्निक है पहली टेक्निक। इसमें क्या है, हमारे पास एक सिरिंज मटेरियल है। सिरिंज मटेरियल क्या होता है, सिरिंज मटेरियल होता है लो विस्कोसिटी मटेरियल, जैसे लाइट बॉडी और एक्स्ट्रा लाइट बॉडी, ये सिरिंज मटेरियल है। इनफैक्ट मीडियम बॉडी और हैवी बॉडी भी सिरिंज आते हैं, पर यहाँ पर मल्टीपल मिक्स में सिरिंज मटेरियल का मतलब है लाइट बॉडी, ठीक है। एज पर फिलिप्स सिरिंज मटेरियल का मतलब है लाइट बॉडी हेयर। ये हम इंजेक्ट करते हैं ऑन टूथ और एक तरफ में हमारा रहता है ट्रे मटेरियल, ट्रे मटेरियल हैवी बॉडी। ऑन ट्रे इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट एक ही है कि आपका रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप का तालमेल और कोऑर्डिनेशन बढ़िया होनी चाहिए इस टेक्निक के सक्सेस के लिए। मतलब कि यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो लाइट बॉडी को इंजेक्ट करेगी ऑन द टूथ और आप ट्रे मटेरियल को लोड करोगे, और यहां से बंदी ने पहले इंजेक्ट कर दिया है तो आप जो है यहां से फटाफट से ट्रे मटेरियल लाकर उसके ऊपर सीट कर दोगे। ये होती है मल्टीपल मिक्स टेक्निक, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आ सकती है, अगर तो आपका रिलेशनशिप में तालमेल नहीं है, कि मान लो कि आपने ट्रे मटेरियल मिक्स करा और बंदी ने इंजेक्ट कर दिया, पर फिर अचानक से बंदी को कोई पास्ट ट्रॉमा याद आ गया तो उसने ये बोल दिया कि 1 मिनट, तुमने मुझे उस टाइम सॉरी क्यों नहीं बोला था इस बात पे, या हाउ डिड यू टॉक टू मी इन दैट टोन। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे आपका ट्रे मटेरियल, यहाँ पे आपका ट्रे मटेरियल सेट होने लग जाएगा और वहां पे इंजेक्टेड मटेरियल भी सेट होने लग जाएगा। अब आप बोलोगे चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, साइड करो साइड करो, कुछ करके आप उसको सीट कर दोगे तो आपका मटेरियल दिखाएगा स्प्रिंग बैक, स्प्रिंग बैक। अगर दोनों में से कोई भी मटेरियल पहले सेट हो गया बिफोर सीटिंग, आप उसको जबरदस्ती प्रेस कर दोगे, उसके इलास्टिक प्रॉपर्टीज पहले ही आ गए और जैसे ही अपना हाथ उठाओगे रीबाउंड हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज स्प्रिंग बैक। इसीलिए मैंने कहा तालमेल अच्छा होना चाहिए, या तो फिर आप अपने असिस्टेंट को बुलाओ, क्योंकि वो तो फिर भी पैसे लेता है तो वो तो तालमेल दिखा देगा, ठीक है। हाँ, तो ऑल्सो नेवर
रिपेयर एंड इम्प्रेशन, मैं बताता हूँ क्या है ये चीज। मैं अभी जस्ट एक कॉन्फ्रेंस में गया था ना जो प्रोस्तो की, तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग अ फ्यू थिंग्स विद सम पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो वो पता क्या बोलते थे, सर पट्टी इंप्रेशन तो बढ़िया आ जाते और अगर नहीं भी आते तो हम ना उन्हें रिपेयर कर लेते। आई हैड नॉट हर्ड दिस टर्म रिपेयर पहले, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग तो रिपेयर होता नहीं। तो उन्होंने मेरे को क्या बताया, सर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो हमने एक इम्प्रेशन ले लिया है, हमने एक इम्प्रेशन ले लिया इम्प्रेशन ट्रे में, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दांत तो अच्छे आ गए हैं, पर जो हमारा मेन दांत है जिसमें फिनिश लाइन है उसमें छोटा सा बबल आ गया, तो ये हम लैब नहीं भेज सकते आइडली, ये गलत है, नहीं भेजना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ना यहाँ से कटिंग कर देते हैं इस इम्प्रेशन की, ठीक है, ड्रिल कर देते हैं और वेंट आउट होल्स बना देते हैं, और फिर इसके अंदर नया लाइट बॉडी फिल करके, नया लाइट बॉडी आसपास फ्लो करवाकर इसको रीसीट कर देते हैं। तो सारा एक्सेस बाहर आ जाता है और मटेरियल सीट कर देता है। दिस इज नॉट रॉन्ग बिकॉज दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। इसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन शुरू हो जाएगा और इसके अंदर भी रीबाउंड दिखेगा, स्प्रिंग बैक दिखेगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड, ऑलवेज मेक द इंप्रेशन अगेन। आप बोलोगे पट्टी महंगी है, नहीं करा जा सकता, कोई बात नहीं, पट्टी से ही क्यों लेना है, एल्जिनेट से ले लीजिए एंड पोर कर लीजिए, कास्ट पोर करके भेज दीजिए विद प्रॉपर मार्किंग ऑफ द फिनिश लाइन, सो दैट डिचिंग में लैब को भी इजी हो और आपका प्रोसेस भी परफेक्ट फिट आए। आपको क्योंकि पोर नहीं करना है और उधर भेजना है और रिपेयर, सारी चीजें जुगाड़ चलते रहेंगी, तो प्रोस्तो में एक जुगाड़ बार बार पाइलअप होता है तो क्योस मचता है, मत करो ये बात, ठीक है। अब जब ये जो स्प्रिंग बैक है, इससे प्रॉब्लम क्या है, स्प्रिंग बैक जब होगा, मान लेते हैं आपका टूथ का साइज है 5 mm, मैंने इस पे अपना इंप्रेशन लड़ाई के बाद, जो गंदी से लड़ाई हुई उसके बाद मैंने इसे जब प्रेस करा तो ये आया तो 5 mm, पर क्योंकि ये सेट नहीं हुआ था, मैंने जैसे ही इसे रिमूव करा, मतलब इलास्टिकली ऑलरेडी सेट हो गया था, मैंने जब इसे रिमूव करा तो ये श्रिंक कर गया 3 mm। अब मेरी डाई जो बनेगी, द डाई विच आई विल बी पोरिंग आउट ऑफ इट, वो डाई जो है वो हो जाएगी स्मॉल एंड नैरो, जिसकी वजह से मेरा प्रोस्थेसिस फिट ही नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा प्रोस्थेसिस। दिस इज वेरी कॉमन ऑफ अ रीजन, समझ रहे हो। फिर आती है नेक्स्ट इंप्रेशन टेक्निक, मोनोफेज टेक्निक। ये जो है ना, ये सिंगल लॉन्डो की टेक्निक, सिंगल लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, ये उनके लिए, जैसे आपके सीनियर हम हो गए, ठीक है, और लोग हो गए, आप लोग हो गए, बहुत सारे सिंगल ही हो गए, मुझे नहीं लगता कुछ उम्मीद है आप लोग की, पर ठीक है चलो। सिंगल लोगों के लिए है ये, क्या है, ये यूज होती है मीडियम बॉडी पॉलीईथर और एडिशन सिलिकॉन के साथ में ये यूज हो सकती है। हम क्या करते हैं, मटेरियल को मिक्स कर देते हैं, पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑन टूथ और पार्ट ऑन ट्रे। तो इसका पीछे का रीजन क्या है या लॉजिक क्या है, शेयर थिनिंग, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्यूडोप्लास्टिसिटी, मतलब आपका जो मटेरियल है वो स्यूडोप्लास्टिक है, झूठा प्लास्टिक है। जब आप इसको ज्यादा फोर्स लगाते हो तो ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है, फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, और जब आप इसको लोड करके बस रख देते हो, उस पर फोर्स नहीं लगाते, तो वो पट्टी की तरह बिहेव करता है। तो जो आप टूथ के ऊपर डाल रहे हो वो तो हो गया आपका शेयर थिनिंग, क्योंकि आपने इंजेक्ट कर दिया, और पार्ट आपका ट्रे पे लोडेड है ऑलरेडी, तो वो जो है वो हेवी की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो आपकी मीडियम बॉडी जो है ना, वो कार्ट्रिजेस में ही आती है, गन में। तो आप क्या करते हो, पहले उसको फटाफट से अंदर इंजेक्ट कर देते हो दांतों पे, और फिर उसको ट्रे पे डाल देते हो। अब ये ट्रे पे कांस्टेंट है, तो ये एक हैवी बॉडी की तरह, इसे उल्टा भी करोगे ये फ्लो आउट नहीं करेगी, और इसको फटाफट से उस पर सेट कर सीट कर देते हो। ये होती है मोनोफेज टेक्निक, ठीक है। अब इसके बाद एक और टेक्निक आती है, थर्ड टेक्निक। थर्ड टेक्निक इज पट्टी वॉश टेक्निक।
पट्टी वॉश टेक्निक में क्या होता है, पट्टी वॉश टेक्निक जो है वो वैसे जो है ओरिजिनली सी सिलिकॉन के लिए दी गई थी, पर आपको भी पता है सी सिलिकॉन एक बेकार मटेरियल है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये ए सिलिकॉन में ज़्यादा यूज होती है। हम इसमें क्या करते हैं, ये भी सिंगल लोगों की टेक्निक है। सिंगल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचा गया क्योंकि प्रोस्टोडोंटिस्ट को ना समझ आ चुका था, बड़े बड़े प्रोस्टोडोंटिस्ट, कि ये सिंगल ही रहेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता आगे, क्योंकि काम ही लैब में पड़े रहेंगे, काम ही करते रहेंगे, तो इसलिए मोस्टली टेक्निक्स जो है ऐसी बनाई गई। सो पट्टी वॉश में क्या करा दिस, इसमें क्या करते हैं हम कि जैसे हमारे पास एक पट्टी मटेरियल है, हम उसको ट्रे पे लोड करते हैं, हम इस ट्रे पे लोड करने के बाद उस पर पॉलीइथाइलिन शीट लगा देते हैं, थैली जिसे बोलते हैं। ये सेपरेटिंग शीट जो आपके हीट की ओर में आती है ना, डीपीआई का जो हीट की ओर होता है उसमें आती है, उसको आप इसके ऊपर प्लेस कर देते हो और उसको आप इंट्राओरली इंप्रेशन ले लेते हो प्लेसमेंट के साथ ही, तो आपके इंप्रेशन के अंदर क्या होगा, स्पेस बन जाएगा ऑन रिमूवल ऑफ शीट। आप इंप्रेशन को बाहर निकालोगे, आप शीट हटाओगे, तो अब यहाँ पे एक थिन जो है एरिया बन गया आपकी लाइट बॉडी के लिए। अब आप क्या करोगे, इसी पे ऑन दिस प्राइमरी इंप्रेशन, ये अब आपका एक कस्टम इंप्रेशन का काम करेगा, इसके ऊपर आप अपनी लाइट बॉडी फ्लो करवा दोगे और फिर इसको सीट कर दोगे, ना कोई असिस्टेंट की जरूरत और ना उनकी जरूरत, ठीक है। अगर हम लाइट बॉडी के लिए स्पेस नहीं देते हैं तो भी वही होगा, स्प्रिंग बैक, आप उसे ज्यादा प्रेशर लगा दोगे, बहुत ज्यादा प्रेशर में सब चीजें रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि शीट की स्पेस ही नहीं है ना लाइट बॉडी की। जो मोस्टली लोग क्या करते हैं, पट्टी डाली, उसके ऊपर लाइट बॉडी डाल दी फैला के और उसको प्रेस कर दिया, नहीं, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, ठीक है। तो अब ये 3 टेक्निक्स डिस्कस करने के बाद में, जिनमें से 2 सिंगल लोगों के लिए थी और एक रिलेशनशिप वाले के लिए थी जिसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी स्प्रिंग बैक की, अब हम अगली पे जाते हैं, रिमूवल ऑफ इंप्रेशन। अब हम अगली पे जाते हैं, रिमूवल ऑफ इंप्रेशन। रिमूवल ऑफ इंप्रेशन इज टू चेक, देखो सबसे पहली बात क्या आती है कि रिमूवल से पहले वी नीड टू चेक, हाउ टू चेक कि मटेरियल सेट हुआ या नहीं। आप क्या करो, मिक्सिंग कर ली, आपने मटेरियल लोड कर दिया, कीप सम मटेरियल असाइड, keep some material aside and keep it in non operational field, जहां पे आप काम नहीं कर रहे वहां लगा दो, ठीक है। करने को क्या कर सकते हो, या तो आप अपनी शेल्फ पे साइड पे रखे रहने दे सकते हो। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, जैसे मैं अगर लोअर का इंप्रेशन ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा मटेरियल अपर मोलर की तरफ या अपर लगा दूंगा पैलेट की तरफ, सो दैट मेरे को आइडिया रहे कि उस इंट्राओरल कंडीशन में मटेरियल कब सेट हो गया। एंड देन कीप चेकिंग यूजिंग ब्लंट प्रोब। ब्लंट प्रोब से आप चेक करते रहो कि ये मटेरियल सेट हुआ है या नहीं हुआ है। वंस यू फाइंड इट कि ये सेट हो गया तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो थिंक लाइक दिस, टिपिकली इट इज रेडी फॉर रिमूवल विद इन एटलीस्ट 10 मिनट्स, ठीक है। आपका जो सेटिंग है, मतलब आप ये मानो कि जैसे मिक्सिंग आपने जब शुरू करी, आपने अपना टाइमर शुरू कर दिया, 10 मिनट्स होते ही आप इसे निकाल लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेस देन 7 मिनट्स में सेट हो जाना चाहिए, तो 10 तक तो पक्का ही हो जाएगा। एंड अब ये मान लो 6 to 8 मिनट्स इन ओरल कैविटी, ये पक्का ही सेट हो जाएगा। या अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 2-3 मिनट तो आपका मिक्सिंग और प्लेसमेंट में लग गया, ठीक है, ये चीज हो गई। अब रिमूवल के भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं, रिमूवल मैकेनिज्म्स। सबसे पहले तो ब्रेक एडहेशन बिटवीन टिश्यू एंड इंप्रेशन। इंप्रेशन और टिश्यू के बीच में पहले एडहेशन ब्रेक करनी है, थोड़ा थोड़ा सा लूजन करके इंप्रेशन को। जब आपको लगे ये ब्रेक हो गई है, जैसे क्योंकि देखो
ए सिलिकॉन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सी में नहीं आएगी, पॉलीसल्फाइड में, पॉलीईथर में बहुत ज्यादा आएगी, क्योंकि वो तो हाइड्रोफिलिक है ना, वो चिपक जाएगा एकदम। उसको पहले बहुत आराम से अलग करना जरूरी है, वरना वो कांड हो जाएगा वो वाला, याद है ना। तो ये हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा सो दैट ये अंडरकट्स में से चला जाए और टिश्यू से रिलीफ हो जाए। वंस डन, एक बार ये प्राइमरी डिटैचमेंट हो गई तो रिमूव विद अ स्नैप, ऐसे टक करके एकदम निकाल दो। क्यों? ये ऐसे टक मूवमेंट से टीयर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो जो थिन थिन इंप्रेशन मटेरियल होता है ना, जहाँ पे थिन आया एकदम, वो भी एकदम सही आ जाता है। अगर ऐसे विगल विगल करते रहोगे तो वो टूट जाएगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉलीसल्फाइड तो बच्चे, पॉलीसल्फाइड तो पक्का ही हट जाएगा ना, क्योंकि वो तो लीस्ट स्टिफ होता है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी ऑर्डर को। हम जब भी ऐसे स्नैप में रिमूवल करते हैं तो मेरे सारे मटेरियल्स एक स्यूडो प्लास्टिक है, तो जब सडन फोर्स लगता है तो वो थिक हो जाते हैं, हैवी, और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए इन्हें सडन स्नैप के साथ निकालना चाहिए, क्योंकि ये विस्को इलास्टिक मटेरियल्स है। ये हमने पढ़ा है पिछले बाकी पुराने लेक्चर्स में। नेक्स्ट इन लाइन इज प्रिपरेशन ऑफ कास्ट्स एंड डाई। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कास्ट्स एंड डाई, ये चीज पता होनी चाहिए कि कास्ट और डाई में फर्क क्या। कास्ट जो होती है ये फुल आर्च है, और डाई जो होती है वो सिंगल टूथ है। मान लेते हैं कि मेरे पास ये पूरी आर्च है, ये दांत है, इस पे मैंने काम इस दांत के ऊपर करा है फिनिश लाइन का, तो ये पूरी पिंक कलर की जो है ये तो कास्ट है, पर ये पर्टिकुलर एरिया जो हम कास्ट से बाद में अलग कर लेंगे इसको हम बोलते हैं डाई। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं, एकदम एग्जैक्ट, 1 mm का भी फर्क नहीं होना चाहिए इनमें, क्योंकि आपके मोस्टली इंप्रेशन मटेरियल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक है अनफॉर्चुनेटली, जैसे सिलिकॉन जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये इपॉक्सी से तो इजीली पोर हो जाते हैं जब हम डाई बनाते हैं। पर प्लास्टर के साथ, क्योंकि प्लास्टर हाइड्रोफिलिक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो या तो आप इसके अंदर ऐसे सरफेक्टेंट लगा दो और उसे छोड़ दो। सोप सोल्यूशन भी एक अच्छा सरफेक्टेंट होता है। आप क्या करो, ये इंप्रेशंस को सोप सोल्यूशन में डाल के छोड़ दो, तो ये हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, इनके सरफेक्टेंट के स्प्रेज भी आते हैं। इन सरफेक्टेंट्स का दूसरा नाम क्या होता है? डी बबलाइजर, डी बबलाइजर। ठीक है, पॉलीईथर एंड पॉलीसल्फाइड को ऐसा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली ही थोड़ा बहुत जो है वो हाइड्रोफिलिसिटी अपने अंदर रखते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, इफ यू आर पोरिंग मल्टीपल कास्ट्स, तो टाइम पीरियड बिटवीन इंप्रेशन पोर्स फॉर मल्टीपल कास्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30 मिनट्स। 30 मिनट से ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेना है। 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही दूसरा इंप्रेशन भी पोर करना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी काम करना है। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल्स। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फिर बहुत बड़ी हो जाएगी।